अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ टॉप 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड के नाम जानने के लिए ओपन किया है तो नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा। सबसे पहला मिड कैप म्यूचुअल फंड है एक्सिस का मिड कैप फंड और दूसरा है पीजीएम इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब जिन लोगों को ये जानना है कि इन 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड में से, सॉरी 5 नहीं, क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। तो इन 4 मिड कैप म्यूचुअल फंड में से मैंने टॉप 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड को किस बेसिस पे सेलेक्ट किया है और 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड को मैंने किस बेसिस पे हटाया है, और अभी अभी मैंने क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ से क्यों हटाया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों का 1 मिनट एक्स्ट्रा और लेना चाहूँगा आप लोगों को ये क्लियर करने के लिए कि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी टॉप 2 स्मॉल कैप फंड, उससे पहले मैंने बनाई थी टॉप 4 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, तो अक्सर लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपने इस वाले म्यूचुअल फंड को टॉप कैटेगरी में क्यों नहीं इंक्लूड किया, आपने इस वाले म्यूचुअल फंड को कंपेरिजन के लिए क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो ऑब्वियसली क्योंकि वीडियो का टाइटल ही है टॉप 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड, तो ऑब्वियसली मुझे इन 4 मिड कैप म्यूचुअल फंड में से कोई 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड को बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस और बेस्ड अपॉन जो भी डेटा मेरे पास है उसके बेसिस पे मुझे सिलेक्ट करना ही होगा। तो अगर आपने इन 4 में से किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उन म्यूचुअल फंड की जगह इन टॉप म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने इन 4 में से किसी भी म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उन म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और इवन बहुत से लोगों के कमेंट मेरे पास ये भी आ जाते हैं कि आपने इस वाले म्यूचुअल फंड को यहाँ पर इंक्लूड इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि आपको उस म्यूचुअल फंड के प्रमोशन के लिए पैसे नहीं मिले होंगे। मतलब ये सब पढ़ के मुझे बहुत फनी लगता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर को किसी भी म्यूचुअल फंड के प्रमोशन के लिए या किसी भी म्यूचुअल फंड को सजेस्ट करने के लिए कोई भी कंपनी पैसा देती होगी। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन म्यूचुअल फंड को किसी भी प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड अपना प्रमोशन अपने आप अपने रिटर्न्स के बेसिस पे करते हैं। और जब भी मैं किसी म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाता हूं तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा उस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न्स या 5 साल के जो पास परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ही वीडियो बनाता हूं। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी काफी ज्यादा पुराने होते हैं तो इनको किसी भी प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। और अगली बात यह कि किसी भी वीडियो में कोई भी यूट्यूबर इकट्ठे 2, 3 या 4 म्यूचुअल फंड का प्रमोशन नहीं कर सकता। प्रमोशन सिर्फ एक चीज का होता है, एक ही प्रोडक्ट का होता है। तो इस टाइप की वीडियोस म्यूचुअल फंड की प्रमोशन वीडियोस कभी नहीं बन सकती। तो खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो बेकार की बातें हैं। मैं जल्दी से आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं 4 मिड कैप म्यूचुअल फंड। एक है पीजीएम इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, दूसरा है एक्सिस का मिड कैप फंड, तीसरा है एडलविस का मिड कैप फंड और चौथा है कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब जैसे कि मैं हमेशा अपनी कंपैरिजन वाली वीडियोस में करता ही हूँ, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम जो वीकेस्ट म्यूचुअल फंड होगा उसको यहाँ से हम हटाते रहेंगे और हमारे पास फाइनली यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड रह जाएंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास है रिटर्न्स का पैरामीटर, जो कि 3 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के रिटर्न्स के बेसिस पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। फिर आ जाते हैं रिस्क मेजर्स जैसे कि अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन और टर्नओवर रेशियो। और फाइनली हम बात करेंगे बाकी के पैरामीटर्स की जैसे कि फंड एज, फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की। तो क्विकली हम सबसे पहले नजर मार लेते हैं इन म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पे, क्योंकि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड को चेक करते हैं या देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले जाती है उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे। तो अगर मैं यहाँ पर इन चारों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करके देखूँ तो जो लोएस्ट रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिले हैं 5 ईयर्स के, वो मिले हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के, जहाँ पर रिटर्न्स हमें मिले हैं 16.61% के। उसके बाद है 17.98, फिर है 20 और 20। तो ये जो 16.61% है क्योंकि ये लोएस्ट है तो मैं यहाँ पर इसको ऑरेंज मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे 3 इयर्स के रिटर्न्स की। तो 3 इयर्स रिटर्न्स में भी जो लोएस्ट रिटर्न्स हैं वो हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के ही। कोटक और एक्सिस फंड के रिटर्न्स के बीच में बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है, बट क्योंकि यही लोएस्ट है तो अगेन मुझे इसको मार्क करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो जनरली जो रिटर्न्स के बेसिस पे कंपैरिजन रहता है वो कंपैरिजन हम 3 इयर्स या 5 इयर्स के बेसिस पे करते हैं क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म रेंज को ही देखना है। आगे हम बात करते हैं अल्फा की, और अल्फा हमें किसी म्यूचुअल फंड का ये बताता है कि उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कॉरस्पॉन्डिंग कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स ज्यादा दिए हैं। यानी कि अल्फा जिस म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा हाई होगा वो म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा पे नजर मारते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट अल्फा जो है वो है पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, और जो लोएस्ट अल्फा है वो है 2.57 का, जो कि है कोटक इमर्जिंग इक्विटी का। तो अगेन मैं इसको यहाँ पर ऑरेंज मार्क कर दूंगा। अगली हम बात करते हैं बीटा की, और बीटा हमें बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की अपने बेंचमार्क के कॉरस्पॉन्डिंग वोलेटिलिटी कितनी है, यानी कि बेंचमार्क के कॉरस्पॉन्डिंग वो कितना ऊपर नीचे डिविएट करता है। तो जितना भी किसी म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से कम होगा उतना ही म्यूचुअल फंड वो स्टेबल होगा, यानी कि उतनी ही कम उस म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी होगी। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं चारों ही म्यूचुअल फंड्स का जो बीटा है वो 1 से कम है, जिनमें से 3 म्यूचुअल फंड का बीटा 0.96 है और जो एक्सिस मिड कैप फंड है उसका बीटा 0.72 है। तो जो एक्सिस मिड कैप फंड है मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं एक ग्रीन मार्क दे देता हूँ। यहाँ पर इसको मिल गया ग्रीन मार्क क्योंकि इसका जो बीटा है वो लोएस्ट है। अगली हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपनी मीन पोजीशन से कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन जितना कम होगा उतना ही वो म्यूचुअल फंड स्टेबल होगा, उतना ही वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे कि हम देख सकते हैं इन तीनों ही फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलमोस्ट अराउंड सिमिलर सही है, क्योंकि इनका जो बीटा था वो बीटा ऑलमोस्ट अराउंड सिमिलर ही था।
और यहाँ पर जो लोएस्ट बीटा था क्योंकि वो एक्सिस मिड कैप फंड का था, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है, तो अगेन मैं इसको यहाँ पर ग्रीन मार्क देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की, और टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में उसकी होल्डिंग जो है उसके अंदर कितने चेंजेस आए हैं, और टर्नओवर रेशियो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट टर्नओवर रेशियो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट टर्नओवर रेशियो है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, जो कि है 117% का। तो यहाँ पर मैं इसको ऑरेंज मार्क कर दूंगा क्योंकि इसका टर्नओवर रेशियो हाईएस्ट है। और जो लोएस्ट टर्नओवर रेशियो जैसे कि हम देख सकते हैं वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी का। एडलविस का टर्नओवर रेशियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और एक्सिस का जो टर्नओवर रेशियो है वो है 29% का। तो टर्नओवर रेशियो कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। जनरली जो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं या फिर जो काफी ज्यादा कम रिस्क लेने वाले यूजर्स होते हैं, वो जनरली ऐसे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसका टर्नओवर रेशियो कम से कम हो। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो टर्नओवर रेशियो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का वो है सिर्फ 3.48% का। इसी वजह से अगर आप देखेंगे इसका जो AUM है वो 17,380 करोड़ का है, जो कि हाईएस्ट है बाकी के 3 म्यूचुअल फंड में। और जितना कि मैं पिछले कुछ समय में म्यूचुअल फंड को एनालाइज करता आया हूं, मैंने जनरली यही देखा है कि जिस म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशियो लोएस्ट होता है उसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी लोएस्ट ही होते हैं। ऑल्दो उसकी स्टेबिलिटी ठीक होगी। तो फ्रैंकली अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे टर्नओवर रेशियो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मुझे एक ऐसा म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज करना है जिसका टर्नओवर रेशियो लोएस्ट होना चाहिए। ऑल्दो बहुत से लोग प्रेफर करते हैं, बट सिर्फ टर्नओवर रेशियो को मैं एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं मान सकता। अगर मुझे दिखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स लोएस्ट हैं तो उस म्यूचुअल फंड को मैं चूज करना पसंद नहीं करूंगा। अगली हम बात करते हैं इन फंड्स की एज की। तो अगर आप इन फंड्स की एज देखेंगे तो ये फंड्स 8 साल या 9 साल पुराने फंड्स हैं। तो फंड साइज अगर हम देखेंगे तो फंड साइज यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी का। और जो एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो में यहाँ पर कुछ भी खास फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो फंड साइज के बेसिस पे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम एग्जिट लोड की बात करेंगे तो एग्जिट लोड को मैं अभी के लिए यहाँ पर इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एग्जिट लोड होता है वो 1 ईयर के बाद ऑलमोस्ट नेल हो जाता है। तो एग्जिट लोड के बेसिस पे हम यहाँ पे कंपेरिजन नहीं करेंगे। तो जो एक्सपेंस रेशियो और जो एग्जिट लोड है, मैं इनको चारों ही म्यूचुअल फंड के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि चारों ही म्यूचुअल फंड में मुझे यहाँ पर कुछ खास कंपेरिजन देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर मुझे किसी म्यूचुअल फंड में अगर कोई वीक पैरामीटर मिल रहा है तो वो मिल रहा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में, और जो वीक पैरामीटर है वो है उसके रिटर्न्स और अल्फा। बाकी जैसा हमने देखा कि यहाँ पर कोई खास पैरामीटर हमें देखने को नहीं मिला है, तो मैं सिर्फ रिटर्न्स और उसके अल्फा के बेसिस पे यहाँ पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को हाइड करना चाहूँगा। ऑब्वियसली फाइनली पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स ही मैटर करते हैं। तो जिस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कम होगी, जिसके रिटर्न्स कम होंगे, मुझे उसी म्यूचुअल फंड को हटाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर अब रह गए हैं 3 म्यूचुअल फंड। तो फिर से जो रिटर्न्स हैं लोएस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं एडलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड के, तो मैं इसको यहाँ पर ऑरेंज मार्क कर दूंगा। 3 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो एडलविस और एक्सिस मिड कैप फंड दोनों में ही कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, दोनों में ही 1% का फर्क है। तो इन दोनों में कोई स्ट्रॉन्ग कंपेरिजन हमारे पास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड है, क्योंकि इसके पिछले 3 साल के रिटर्न्स काफी अच्छे हैं जो कि 35.18% के हैं, तो मैं यहाँ पर इसको एक ग्रीन मार्क जरूर देना पसंद करूंगा। और इन दोनों को भी मैं ग्रीन मार्क यहाँ पे दे ही सकता हूँ क्योंकि दोनों के ही रिटर्न्स ऑलमोस्ट अराउंड सिमिलर हैं। अगली हम बात करते हैं अल्फा की। तो अल्फा यहाँ पर जो लोएस्ट है वो है एडलविस का, तो मैं यहाँ पर अल्फा को ऑरेंज मार्क कर दूंगा। और अल्फा के बाद हमारे पास आ जाता है बीटा। तो जो बीटा हाईएस्ट है इन तीनों में से, तो हाईएस्ट जो मैं देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 0.96 का। तो एडलविस के अंदर मैं यहाँ पर इसको ऑरेंज मार्क कर सकता हूँ। और स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने पहले ही एक्सिस मिड कैप फंड को ग्रीन मार्क दे दिया था। उसके बाद अगर हम ऊपर के इन चारों पांचों पैरामीटर को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने पहले ही मार्किंग कर दी थी। तो इस वाले राउंड में अगर मुझे किसी म्यूचुअल फंड को यहाँ से हटाना होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एडलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि इसी म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं 5 ईयर्स के रिटर्न्स हैं वो काफी लो है एज कम्पेयर टू बाकी 2 फंड्स। तो यहाँ पर सीधे लगभग 2% का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर एडलविस म्यूचुअल फंड को हटा देता हूँ। तो दोस्तों अब हमारे पास आ गए हैं वो टॉप 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो अगर मुझे इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच में भी कुछ कंपैरिजन करना होगा, यानी कि अगर आपने अभी तक किसी भी मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहते हैं, तो वो मिड कैप म्यूचुअल फंड कौन सा होना चाहिए। तो क्विकली अगर हम देख लेते हैं तो 5 ईयर्स के रिटर्न्स में यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क नहीं है, दोनों के ही 20% के रिटर्न्स हैं, तो दोनों को ही मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क दे दूंगा। उसके बाद अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा में हमारे पास पीजीआईएम आ जाता है, तो अल्फा में मैं इसको ग्रीन मार्क दे दूंगा। उसके बाद अगर हम बीटा की बात करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो हमारे पास पहले से ही एक्सिस के पास ग्रीन मार्क है। फाइनली हमारे पास रह जाता है टर्नओवर रेशियो और फंड साइज। तो जैसे कि मैंने बताया था कि टर्नओवर रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का कम होता है जनरली आपको फंड साइज वहां पर ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो अगर इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कोई एक म्यूचुअल फंड आपको चूज करना होगा, तो मेरे ख्याल से आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए जिसका टर्नओवर रेशियो लो हो और जिसका AUM हाई हो। तो क्लियरली जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड है इसका जो AUM है ये काफी ज्यादा हाई है, जो कि 16,500 करोड़ के आसपास का है। और वहीं अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड चूज कर सकते हैं। इसका AUM बहुत कम तो नहीं है, 4,300 करोड़ के आसपास का AUM है, जो कि अच्छा खासा AUM है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो इसका अल्फा है वो
अल्फा है 10.83 का एज कम्पेयर टू एक्सिस मिड कैप फंड जिसका अल्फा है सिर्फ 6.17 का। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली दोनों ही तरह के फंड्स हैं, एक कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए भी और एक हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए भी। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स और एनालिसिस और इन सब चीजों की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पर आपको एक बुक जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। इस बुक का नाम है व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल। और जैसा कि आप बुक के टाइटल से समझ ही गए होंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको स्कूल्स में कभी नहीं पढ़ाई जाती। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी अच्छी नॉलेज गेन कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक को ज्यादा समय निकाल के आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक की बुक समरी आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, वो भी अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी हो, जो भी आपकी पसंदीदा लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप इस बुक की बुक समरी को सुन सकते हैं। कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद मोर देन 1000 आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी एंड विद ओवर 4.5 स्टार रेटिंग्स ऑन प्ले स्टोर। और क्योंकि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कुकू एफएम ने, तो अगर आप कोड यूज करते हैं रंजन50 तो जो कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन है 399 रुपीज का, वो आपको मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ पे, यानी कि सिर्फ 199 रुपीज में। कुकू एफएम की इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसा भी है जिसने हमेशा बहुत सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दी है और बहुत से लोगों को एक्चुअली में वो वाला म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा पसंद भी है, जो कि खासतौर पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि काफी हाई रिस्क पे हाई रिटर्न्स लेना पसंद करते हैं, उनका ये एक बहुत ही पसंदीदा म्यूचुअल फंड है जो कि आप जान भी गए होंगे। ये म्यूचुअल फंड है क्वांट का मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसको मैंने वीडियो की शुरुआत में ही यहाँ से रिमूव कर दिया था। तो इस क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड को मैं यहाँ से हटा के थोड़ा सा शिफ्ट करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड को इन दोनों ही म्यूचुअल फंड से कंपेयर नहीं करना चाहता। क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड एक बिल्कुल ही डिफरेंट म्यूचुअल फंड है जिसको आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की, तो आप देखेंगे कि तीनों ही साल में इसी म्यूचुअल फंड ने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं। पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 50% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसको ग्रीन मार्क करना चाहता हूँ रिटर्न्स के बेसिस पे तो मैं इसको कर सकता हूँ। और इवन अगर आप पिछले 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के रिटर्न्स को देखेंगे तो जहां दूसरे म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे थे, एक्सिस का मिड कैप म्यूचुअल फंड ने -4.94 के रिटर्न्स दिए थे, वहीं पर ही क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड ने 8.44% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही एक्सेप्शनल सी परफॉर्मेंस है। तो अगर मैं इसको मार्क करना चाहूंगा ग्रीन, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन मार्क कर सकता हूँ। अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो अगेन क्वांट का अल्फा सबसे ज्यादा है, 11.12% का है। बीटा की अगर हम बात करेंगे तो बीटा भी इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 0.83 का है, जो कि अगेन बिल्कुल ठीक है, मैं इसको ग्रीन मार्क कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। एज कम्पेयर टू पीजीएम इंडिया फंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन था 24.69 का। क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 23.32% का, जो कि अगेन मैं इसको यहाँ पर ग्रीन मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पर ग्रीन मार्क करने में कोई इशू नहीं है। अगली अगर हम बात करते हैं फंडेज की, तो ये भी एक पुराना फंड है, 9 ईयर्स पुराना फंड है। फंड साइज के ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। आगे अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है, 0.10% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो अगर किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, उसके रिटर्न्स भी काफी ज्यादा है, उसका अल्फा भी काफी ज्यादा है, उसका बीटा लो है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ठीक है, फंड भी काफी ज्यादा पुराना है, तो ऐसे फंड में दिक्कत कहां पर आ सकती है? तो जैसे कि अभी मैंने एक पॉइंट को यहाँ पर स्किप किया था, वो था फंड साइज का। तो सिर्फ और सिर्फ दिक्कत यहाँ पर एक आ जाती है, वो आ जाती है इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज के साथ। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेड होता है, एज पर एक्सपर्ट से रिकमेंडेड होता है कि आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जिसका जो फंड साइज है, जो AUM है, वो एटलीस्ट 500 या 600 करोड़ के आसपास का हो। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड का जो फंड साइज है वो सिर्फ 283 करोड़ का ही है। तो ऐसे फंड्स के साथ इशू आ जाते हैं लिक्विडिटी के। मार्केट में अगर कोई भी नेगेटिव सिनेरियो आ जाता है, मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, तो जो फंड्स होते हैं जिनका AUM काफी ज्यादा लो होता है, ये फंड्स एक्चुअली में काफी ज्यादा रिस्की फंड उस टाइम में बन जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पर रिडेम्पशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं ये काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि किसी फंड का अगर AUM ऑलरेडी इतना ज्यादा लो है, तो अगर एक साथ बहुत सारे लोग अपने फंड को रिडीम कराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि जो आपके रिडेम्पशन रिक्वेस्ट है वो या तो रिजेक्ट हो जाए या कैंसिल हो जाए, या फिर उस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को फुलफिल होने में बहुत ज्यादा समय लग जाए, जो कि आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो सिंपल शब्दों में क्वांट मिड कैप जैसे म्यूचुअल फंड में आपको बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं, तब अगर मार्केट में अचानक से कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है। वैसे तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप रियल में क्वांट फंड हाउस या फिर क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड से अगर आप इंप्रेस्ड हैं और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही होगा कि जितना भी अमाउंट आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप वो पूरा अमाउंट क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 15,000 रुपए हैं जो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं मंथली, अगर उन 15,000 रुपए में से 5,000 रुपए आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट
करना चाहते हैं तो उन 5,000 रुपये में से भी 1250 या 1500 रुपये से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मतलब एक तरह से वही 25-30% आप क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप रियल में क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और क्वांट मिड कैप फंड या क्वांट के जो भी दूसरे म्यूचुअल फंड हैं उनके बारे में जैसे मैंने बताया कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इस फंड को बाकी दोनों फंड के साथ कंपेयर क्यों नहीं किया, इस फंड को मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट क्यों कर दिया। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाई होगी कि अगर आपको एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर रहेगा। और जैसे कि हमने देखा कि जो क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा हाई हैं लेकिन उसका एयूएम काफी लो है। तो अगर आप सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, टोटली आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ऐसे म्यूचुअल फंड्स के साथ कितना रिस्क अटैच होता है मेरे ख्याल से इसकी नॉलेज भी आपको जरूर होनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।